नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि एमजी नरेगा, मनरेगा किस तरह से कोविड के टाइम में सोशल सिक्योरिटी में हेल्प कर सकता है और उसने अब तक उसका क्या रोल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम माइग्रेशन की बात करें तो उसका मतलब होता है कि कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेशनल बॉर्डर्स या फिर एक कंट्री के अंदर स्टेट बॉर्डर्स क्रॉस करके जा रहा है। इसकी डेफिनेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने दी है। तो इंडिया में भी एक्सटर्नल और इंटरनल माइग्रेशंस होते हैं। तो हम इंडिया के इंटरनल माइग्रेशंस की बात करेंगे। माइग्रेंट वो व्यक्ति होता है जो सेंसस में अपनी नेटिव जगह के अलावा किसी और जगह काउंट किया जाए। इंडिया में माइग्रेशन टोटल पॉपुलेशन का अराउंड 30 से 40% होता है, जो ऐसी स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये सबसे ज़्यादा होता है। और कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटका में होता है। ये माइग्रेशन मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग रीजंस की वजह से होते हैं। जनरली मेल्स में माइग्रेशन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड होता है और फीमेल्स में मोस्टली फैक्टर माइग्रेशन का मैरिज होता है। रूरल अर्बन माइग्रेशन इंडिया में इसलिए होता है क्योंकि फार्मिंग सेक्टर में बहुत रिस्क है। किसानों के पास फार्मिंग के अलावा और ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती हैं जनरली, और रूरल और अर्बन एरियाज़ में इनकम में काफ़ी डिफरेंस होता है। जनरली तो यही पैटर्न फॉलो होता है हमेशा से, पर कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी चीज़ें बदल गईं। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ और माइग्रेंट वर्कर्स को अर्बन एरियाज़ से रूरल एरियाज़ में माइग्रेट करना पड़ा, जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स बढ़ गया। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया कि जो वर्कफोर्स बढ़ा है, इसके लिए एडिक्वेट लाइवलीहुड को इंश्योर किया जा सके। तो इस रूरल सरप्लस वर्कफोर्स को एब्जॉर्ब करने में एमजी नरेगा कैसे सहायता कर सकता है, आइए जानते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि मनरेगा या एमजी नरेगा क्या है और कब आया। तो ये एक्ट 2005 में आई थी और इसका मैंडेट था कि एक फाइनेंशियल ईयर में अनस्किल्ड वर्क के लिए हर रूरल हाउस होल्ड को 100 डेज़ के लिए वर्क प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि रूरल एरियाज़ के वल्नरेबल पॉपुलेशन को सोशल प्रोटेक्शन मिल सके। तो ये एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट 100% वेज के लिए पे करती है और 75% मटेरियल एक्सपेंडिचर पर खर्च करती है। इसके आगे जो भी होता है उसमें स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्पेंडिंग करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेज इंक्रीज़ किया था 182 से 202 रुपीज़ पर डे, और स्टेट्स में सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग हरियाणा में होती है, उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो रही है। तो इस तरह से मनरेगा एम्प्लॉयमेंट को स्टेबलाइज करने की बात करता है। गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के पैकेज देने की बात की है और उसके साथ एडिशनल 40,000 करोड़ का एलोगेशन मनरेगा के लिए किया जाएगा। मनरेगा में 261 वर्क के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, जिसमें से 182 वर्क नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं और 164 वर्क्स एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं। मनरेगा के अंडर किस तरह के वर्क्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एनआरएम या नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्क्स, इंडिविजुअल एसेट्स से रिलेटेड वर्क्स और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क्स। तो टोटल 10 लाख प्रोजेक्ट्स अब तक कंप्लीट हो चुके हैं और जो जनरली कंजर्वेशन, इरिगेशन, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी से रिलेटेड थे। इसका स्टेटस अब तक ये है कि 693 डिस्ट्रिक्ट्स और उनमें 6.95 लाख ग्राम पंचायत को अब तक मनरेगा ने कवर किया है। 60 करोड़ पर्सन डेज जनरेट हो पाए हैं और एवरेज नंबर ऑफ़ डेज़ जो हाउस होल्ड्स को मिले हैं वो रहा है 48.4 डे एम्प्लॉयमेंट। एक्सपेंडिचर
पर पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ₹250 के अराउंड रहा है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इस पे 10,000 करोड़ का हो चुका है। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि क्वालिटी एसेट क्रिएशन नहीं हो पाता, डिज़ाइन प्लान्स फॉल्टी रह जाते हैं, साइट सिलेक्शन और वर्क दोनों चीज़ें प्रॉपर नहीं होती, अच्छी तरह से सर्वेज नहीं हो पाते, डिज़ाइन एस्टिमेट्स इनएक्यूरेट रह जाते हैं, टेक्निकल सुपरविजन कम है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं। तो अभी स्टेट्स के सामने ये सारे काफ़ी चैलेंजेस हैं। तो स्टेट के सामने एक और बहुत बड़ा चैलेंज अभी तो फ़िलहाल यही है कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए स्टेट्स को कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेना ज़रूरी है। जैसे कि जो भी वर्कर्स रिटर्न हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाए, सर्वे किए जाएँ, वेरिफिकेशन किया जाए, ताकि एक्चुअल एस्टिमेशन मिले कि इम्प्लीमेंटिंग मशीनरी पर कितना बर्डन है। जो भी जॉब सीकर्स हैं उनको अवेयर कराया जाना चाहिए कि किस तरह से वर्क ऑफर्स आएंगे और मेथड्स क्या हैं, वो सब सिंपल होने चाहिए ताकि दोनों स्टेक होल्डर्स को ईजी रहे। क्योंकि बहुत बड़ी वर्कफोर्स अनएम्प्लॉयड है, इसलिए ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को एसेस करना चाहिए और क्वालिटी कम्युनिटी एसेट्स को क्रिएट करने पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा था कि एनआरएम से रिलेटेड वर्क्स लेता है मनरेगा, तो उसमें वाटर सिक्योरिटी, वाटरशेड और माइक्रो शेड डेवलपमेंट, माइक्रो और माइनर इरिगेशन वर्क्स, वाटर बॉडीज़ का रिनोवेशन, एफॉरेस्टेशन, लैंड डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क लेने चाहिए। अब जैसे वर्क का मेजरमेंट में देरी हो जाती है जिसकी वजह से वेजेस टाइम पे नहीं मिल पाती, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वीकली वर्क मेजरमेंट लिया जाए और वेजेस टाइमली डिस्पर्स की जाए। जैसे कि हम बात ही कह रहे थे कि एक ड्रॉबैक ये था कि क्वालिटी एसेट्स जनरेट नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए स्टेट्स को क्वालिटी मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक अच्छी बात ये हुई कि कोविड में भी एग्रीकल्चर ने खुद को संभाल रखा था। फार्म सेक्टर की ग्रोथ जो 2019-20 में 3.7% थी, वो 2020 और 2021 में अराउंड 2.5 से 3% तक रहने की उम्मीद है। और अगर इसे सही से मैनेज किया जाए तो सरप्लस वर्कफोर्स के लिए काफ़ी वर्क्स अवेलेबल हो सकते हैं। कैजुअल लेबर को एग्रीकल्चर की तरफ आकर्षित किया जा सकता है ताकि वो खुद इनकम जनरेट कर सके। तो हम कह सकते हैं कि एमजी नरेगा काफ़ी हद तक पोस्ट कोविड पीरियड में स्टेट्स को की सहायता से एक आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के विकास में योगदान देने में सक्षम है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा और आपने कुछ सीखा होगा। आगे के सेशंस की जानकारी पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सब्र के लिए धन्यवाद।